नमस्कार दोस्तों, मैं पद्मजा भुवनेश्वर ब्लेसिंग टीम से। हम बात कर रहे हैं तरकम सद्यान जी की लिखी हुई किताब कर्म और पुनर्जन्म के छठे चैप्टर के बारे में, कर्म और स्थिति। इसमें कल के प्रकरण में हमने जाना था कि जो हमारे कई किस तरह के हमारे जब कर्म कोई गुरु के अगेंस्ट होता है या गुरु के या उनके टीचिंग्स के अगेंस्ट होता है, तो हम एक स्टैटिक फेज ऑफ जिसमें हमारी ग्रोथ है एक स्टैटिक हो जाती है। हम एक फेज में अटक जाते हैं जहाँ पे हमें आगे जाने का मौका नहीं मिलता है। तो कल हमने समझा था जब एक कर्म एक अनएक्सपेक्टेड तरीके से काम करता है, हमने जब अतीत के कोई किसी को नुकसान पहुंचाया है, तो उस कंडीशन में हम उसकी मदद करते हैं या फिर उसी के बेस्ट सहायक होते हैं, हमने कल बात की थी। तो आज चलिए दोस्तों, आज की चर्चा आगे जारी रखेंगे। एक दिन मेरे शिक्षक ने ये एक व्यक्ति को की ओर इशारा किया और कहा, ये जो आदमी को उन्होंने इशारा किया वो था मठ का वास्तुकार या आर्किटेक्ट और ट्रेजरर भी था। उसने कहा कि इस आदमी ने या उन्होंने इस मठ का निर्माण किया और कई अन्य लोगों के साथ, लेकिन उन्होंने कभी भी टीचिंग में काम नहीं किया। उनको कई मामलों में वो वफादार और साफ है, लेकिन आध्यात्मिक पथ में कोई दिलचस्पी नहीं रखता है। इन सभी चीज़ों को अपने अतीत का कर्म का भुगतान करने के लिए करता है। मतलब अगर हम समझें तो ये चीज़ क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो ये जो जिस आदमी के बारे में जो हमारे तरकम सद्यान जी के टीचर या उनके जो गुरु हैं, जिस आदमी की हम बात कर रहे हैं, उसने भले ही उस मठ का निर्माण के लिए जिम्मेदार है और मठ का जो डे टू डे एक्टिविटीज़ चलता है, ट्रेजरर है, उसका डिटेल्स कह रहा है, वो कर रहा है, लेकिन उसको कोई भी यूज़ उस चीज़ से नहीं हो रहा है, उसको कुछ भी उससे फ़ायदा नहीं हो रहा है। वो जस्ट एक मतलब वो काम कर रहा है, लेकिन उसके अंदर वो टीचिंग्स नहीं जा रही हैं। तो इसका मतलब क्या है, वो उनके टीचर कहते हैं ये एक पूर्व जन्म की कोई स्थिति है जो उससे ये करनी नहीं दे रही। मतलब वो अपना जस्ट पेमेंट कर रहा है, लेकिन वो टीचिंग से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो तरकम सद्यान जी अपने टीचर को पूछते हैं, क्या ये इस बारे में जानता है? तो टीचर ने कहा, हाँ, सहज भाव से, मतलब इंट्यूटिवली वो जानता है, लेकिन उसके मस्तिष्क अभी तक इस बारे में पता नहीं। मतलब अब हमारे जो सूक्ष्म जो चेतना है वो पता होता है कि उसको पता होता है कि वो टीचिंग सही है, मुझे करनी चाहिए, लेकिन उसका मस्तिष्क अभी उस चीज़ के लिए या उसका ब्रेन रेडी नहीं है। मेरा कर्तव्य है कि जब तक वो अपने कर्तव्य के प्रति वफादार रहेगा, तब तक मैं उसके कर्म में मदद करने के लिए अपनी स्थिति में रखेगा। मतलब जब तक वो उसका वो भुगतान चल रहा है, तब तक वो वही स्थिति में रहेगा और गुरु का काम है कि उनको उस रास्ते में रहने दें। क्या लेखक फिर पूछते हैं, क्या मठ में उसकी उपस्थिति टीचिंग या हमारे विचारों को नहीं बिगाड़ देगी या हमारे समर्पण को कमज़ोर तो नहीं कर देगी? तो उनके गुरु रिप्लाई देते हैं, ये हो सकता है, अगर कुछ मानकों या स्टैंडर्ड से ये भी प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन अगर ये प्रभावित होते हैं तो उन लोगों के अंदर एक आंतरिक युद्ध होगा या फिर इंटरनल फाइट होगा, जो जिनमें वो अधिक जिम्मेदार मतलब वो अपनी जिम्मेदारियों के लिए अधिक जागृत होंगे, जिसमें वो अपनी अंदरूनी लड़ाई में वो अंदरूनी लड़ाई एक चलेगा संदेह और समर्पण के बारे में, इस तरह की लड़ाई के माध्यम से, जिसमें कुछ समय बाद केवल समर्पण ही जीतता है। और दूसरा ये भी हो सकता है, अगर उनका जो कुछ स्टैंडर्ड फ़र्क पड़ा, तो उसमें अगर उसके जो वर्किंग स्टैंडर्ड्स है, जो आदमी काम कर रहे हैं उनका वर्किंग स्टैंडर्ड में फ़र्क पड़ा, तो हमें ये पता चल जाएगा कि स्टैंडर्ड को किस तरह मेंटेन करना है या फिर इसे कब रिप्लेस करना है, या अधिक ज़िम्मेदार हम कौन मिलेंगे, तो हम उसके ऊपर किस चीज़ को ढूंढना है, हमें ये पता चल जाएगा। और उनके गुरु ये भी बोलते हैं, वास्तविक रूप में वो एक खतरनाक साथी नहीं है, बल्कि क्योंकि वो दिल में जानता है उसे वो अपने दिन का पिछले बिलों का भुगतान कर रहा है। मतलब गुरु बोलते हैं उससे घबराने की कोई बात नहीं है, वो भले ही हमारे ट्रेजरर हैं या फिर हमारी डे टू डे एक्टिविटी मेंटेन करते हैं, फिर भी
वो क्योंकि वो कहीं न कहीं वो अपने अंदर जानता है वो आदमी कि वो इस जीवन में वो अपने पिछले बिलों का भुगतान कर रहा है। तो फिर लेखक पूछते हैं अगर इस तरह का अगर उसका कर्म नहीं है पिछले जन्मों में, तो फिर उसे अन्य तरीकों से दंडित क्यों नहीं किया जा रहा है? इसके लिए वो ये तो एक छुट्टी की तरह है, मतलब वो तो कर रहा है और बिलीव नहीं कर रहा है टीचिंग में, उतना ही है, पर तो उसके लिए वो दंड कैसा हुआ? वो तो इसके लिए एक वेकेशन जैसा है, लेखक पूछ रहे हैं। तो उनके गुरु बोलते हैं ऐसा लगता है कि उन्होंने अतीत में टीचिंग के खिलाफ जो काम किया है और उसके लिए काम जो विरोध काम किया है वो शायद वो सचेत इरादे से नहीं किया था, अवचेतन, या फिर उनको पता भी नहीं था क्या हो रहा था, तो शायद उस चीज़ का, उस ऑप्शन का उनको लाभ मिला है। हो सकता है कि उन्होंने अतीत में एक भारी कर्म का भुगतान भी कर दिया हो और इस जीवन में अपने आखिरी बिल का भुगतान कर रहे हैं। इस स्थिति में वो लगभग तैयार हैं टीचिंग को फिर से आने का मौका पाने के लिए। मतलब जब अगर कोई से आदमी को वो टीचिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, हम अच्छी चीज़ें सुन रहे हैं, हमारी अच्छी बातें जो हो रही हैं हम उसके बारे में जान के भी जब हमारे दिमाग में इफ़ेक्ट नहीं होता है, तो इस तरह का कोई कर्म, हमारा पिछला कर्म रह सकता है। जब तक हम रियलाइज़ करके हम कॉन्शियसली उसकी तरफ काम ना करें तो हमारा वैसा ही जीवन चलता रहेगा। फिर लेखक लिखते हैं मुझे अच्छी तरह से पता है कि मेरे टीचर ने तथ्यों के बारे में बोला था, क्योंकि मैंने अपने जीवन में देखा कैसे धीरे धीरे चमत्कारी रूप से मैंने टीचिंग शुरू कर दिया। कई अलग अलग संबंधों के बावजूद, कई जाल के बावजूद उनकी राह टीचिंग की ओर बढ़ती रही। हमारे जीवन का सबसे बड़ा उपहार है टीचिंग में रहना। मतलब एक टीचर बनना जो कह रहे हैं, या गुरु का जो स्थान है, वो जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। सभी तरह की समस्याएं और कठिनाइयों के बावजूद उसमें बने रहना उन्हें स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, बलिदान के लिए आगे ले जाने के लिए रास्ता, एक एक सीधा रास्ता, मतलब एक छोटा और सीधा रास्ता है। आपको अगर सुख, बलिदान, ये जो हम जैसे जो फील्ड अभी तक बात करते आए हैं, जैसे हमें आगे सोल डेवलपमेंट, हम सेवा की ओर हम जाना चाहिए, तो ये जो टीचिंग के माध्यम से ये एक बहुत छोटा एंड सीधा रास्ता है। हमें बहुत तकलीफ़ लेने की ज़रूरत नहीं है। जो टीचिंग्स है हम जल्दी से उस हमारे डेस्टिनेशन में पहुंच सकते हैं। इसके अलावा वो ये भी लिखते हैं, इसके अलावा शिक्षण आपके वास्तविक स्वयं का प्रकाश में, जिसमें आप लंबे समय तक नहीं बचा सकते। टीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपका जो ओरिजिनल जो स्वरूप है, या फिर अंदर का जो स्वरूप है, वो बाहर आता है, और उसको हम ज़्यादा टाइम छिपा नहीं सकते। हम जो हैं अंदर से कितना टाइम हम एक्टिंग कर सकते हैं, हमें जो है हम थोड़े टाइम बाद हमारा निकल आता है। तो टीचिंग ये प्रोफेशन है जो उस चीज़ को भी जागृत करती है। लिखते हैं कई लोग जीवन के बाद जीवन दूसरों की हुई क्षति का एहसास करते हैं और वापस उन बांधों के लिए भुगतान करने के लिए आते हैं। मतलब अगर हमने पिछले कोई जन्म में किसी को तकलीफ़ दी है या फिर कोई एक नुकसान पहुंचाया है, तो हम कुछ जन्मों के बाद हम जब उसका एहसास करते हैं, तो हम उस जो गलती को सुधारने के लिए, उन बांधों को बनाने के लिए हम फिर से इस जीवन में आते हैं। जो वापस अतीत के लोगों के बीच बनाई गई दीवारों को वो नष्ट करने आते हैं। कुछ लोग अपने स्वार्थी इरादों के लिए अतीत में बने कानून को बदलने के लिए भी वापस आते हैं। एक मैंने किसी कानूनविद को यह कहते हुए सुना है कि आप इन कानूनों को बनाते हैं, लोग अपने तत्कालीन उद्देश्य को और खुश करने के लिए बनाते हैं, लेकिन ये है कि ये जो कानून का प्रभाव, एक्चुअल प्रभाव, आपके बच्चे और उनके बच्चे इन कानून से पीड़ित होते हैं। मतलब अगर कोई भी एक मान लीजिए कोई भी एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन में है, जो जैसे कोई राजा रहा, या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है, या फिर कोई शिक्षक का पोजीशन है, जहाँ पे आप खुद का ही नियंत्रण नहीं कर रहे हैं, आप दूसरे लोगों, आपसे जो डिपेंडेंट है उनके लिए भी आप लाइफ नियंत्रण कर रहे हैं और कोई एक नियम बना रहे हैं, तो उस नियम को अगर सही इरादे या सही सच्चाई के साथ अगर बनाई जाए,
तो वो अलग बात है। लेकिन अगर वो मेरे खुद के उद्देश्य एक मेरी खुद की कोई पर्सनल डिज़ायर के लिए है, या फिर कोई ऐसी मेरी इच्छा के लिए, या मेरे स्वार्थिक एक सेल्फिश रिक्वायरमेंट के लिए अगर मैंने ऐसा कुछ नियम बनाया है, तो उसका शायद मैं भुगतान ना करूं, लेकिन ये आगे चल के ये मेरे बच्चे और उनके बच्चे भी ये जो इसका जो भुगतान उनको करना होगा। तो वो उन्होंने उन कानून भी थे, या फिर वो उस लॉयर ने आंसर दिया था, ठीक है, अगर उन्हें वो पसंद नहीं करते तो उन कानून को उन्हें फिर से बदलना होगा। मतलब अगर बच्चे पसंद नहीं करते हैं तो उनको कानून को बदलना होगा। लेकिन लेखक कहते हैं कि ऐसा नहीं होता है। मतलब अगर मैंने ये कानून अपनी मर्ज़ी के लिए बनाया है और जिनको पसंद नहीं आ रहा वो बदल देंगे, ऐसा नहीं होता है। ये लिखते हैं कि हमारा जो कानून हमने बनाया उसको सही करने के लिए हमें ही वापस आना होता है उस पोजीशन में जैसे हमने उसको तकलीफ़ सहना ही है। लेखक लिखते हैं, मेरा मानना है कि आप स्वयं को अतीत में अपने बनाए गए कानून को बदलने के लिए एक दर्दनाक तरीके से वापस आएंगे। यह आपके लिए अच्छा होगा यदि आप ये उसमें देरी नहीं करेंगे और जल्दी से उसके लिए मतलब उपचार करेंगे। मतलब आप उतने ही दर्दनाक तरीके से ये प्रोसेस को फॉलो ना करते हुए जितनी जल्दी आप रियलाइज़ कर लें और अपनी गलती को सुधार लें। आपने स्वयं के कानून को बदलने के लिए एक वो है, आदमी उन चीज़ों को करता है जो उसको फिर से उसको खोलना था। मतलब कोई गलती की है तो उसी गलती को अभी वापस अनडू करना है। मतलब जो डू किया था, कभी एक्शन था, उसको अनडू भी उसी आदमी को करना होता है, कोई और नहीं करता है आपके लिए। वो पूर्ववत करने की प्रतिक्रिया को ही बदलने का मौका है और आपके बिलों का भुगतान का मौका है। मतलब हम जब हमारा कोई एक्शन का, कोई डू का हम जब अनडू करते हैं तभी तभी ये हमारा जो बिल का भुगतान तभी होता है, हम फ्री तब होते हैं। तो अब तक दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल हम आगे की चर्चा इसी चैप्टर के ऊपर जारी रखेंगे। ये हम जो तीसरे हिस्से में और या फिर फाइनल हिस्से में हम ख़त्म करेंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।